नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की अहम खबर का। दिल्ली चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज जो तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर सारी पार्टियों ने कमर भी कस ली है। चुनाव की तारीखों को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। सभा चुनाव का बिगल बुझ चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग ने पीसी की और 5 तारीख को चुनाव होना है, यानी 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 तारीख को इसका निर्णय आएगा। अब देखना यह होगा कि अब कौन सी पार्टी दिल्ली के ताज पहनने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार चुनाव आयोग ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर बयानबाजी देता है तो उस पर कोई कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि गलत बयानबाजी पर एक्शन लिया जा सकता है। वही चुनाव आयोग ने कहा पहले फेज में ही, यानी पहले ही 5 तारीख को ही चुनाव होना है, कोई दूसरा फेस नहीं होगा। लेकिन लगातार ये जरूर देखना है कि दिल्ली की जनता 1,55,24,800 कुछ जो मतदाता है वो किसको अब इस बार दिल्ली का मुखिया चुनेंगे, यानी किसके सर पर ताज होगा, ये देखने वाली होगी। और 8 तारीख को इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। बता दें कि लगातार तीनों पार्टियां, यानी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार अब चुनावी मैदान में कूद चुकी है और आज से ही आचार संहिता भी लागू हो गई है, क्योंकि अभी तक जितने भी नेताओं ने वादे किए थे, जो भी योजना लाते थे, वो कहीं न कहीं उनका विराम लग चुका है। अब जनता के बीच में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लेके जाएंगे, ये तो अब कल से ही स्टार्ट हो चुका है। बताते कि लगातार कहीं न कहीं चुनाव आयोग इस पर सख्ती भी बरतने वाला है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां वैश्विक रूप से फैल रहे श्वसन तंत्र रोग यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर उधम सिंह नगर में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की जा रही है वायरस से बचाव के लिए? विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धनराज गर्ग। वासियों को अब एक नया वायरस कहीं ना कहीं डराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में देश के अंदर 7 मामले HMPV वायरस के निकलकर सामने आए हैं। हालांकि उत्तराखंड के अंदर कोई अभी ऐसा मामला देखने को नहीं मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे मरीजों को जांचने के लिए तमाम तरह की स्कैनिंग जो हो सकती है वो की जाए, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और लगातार देखा जाता है कि जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड के अंदर दूर दूर से आते हैं, क्योंकि बर्फबारी इस समय उत्तराखंड के अंदर पड़ी हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में और उनको देखने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर इस वायरस की दस्तक देना कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि दस्तक का जो डर है वो सताता हुआ नजर आ रहा है। और अभी देखिएगा कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसको अलर्ट बोर्ड पर रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज ही देखा जाए तो राजधानी देहरादून का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, दून हॉस्पिटल, वहाँ पर भी एक बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक में इस वायरस के लेकर चर्चाएं की गई है कि आखिर किस तरह का वायरस है और क्या कुछ लक्षण इसके देख सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो इसके शुरुआती लक्षण है वो सिर्फ खांसी जुकाम के ही लक्षण निकलकर सामने आ रहे हैं और इस तरह का वायरस उत्तराखंड के अंदर ना फैले उसको लेकर कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस तरह के मरीज यदि मिलते हैं तो उनको क्वारंटाइन करने का भी जिम्मा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे मरीजों को साथ साथ कहीं ना कहीं जो तमाम जो बीमारियां होती हैं वो दस्तक देती हैं और जिस तरीके से देखा जाए कि मलेरिया हो या फिर अन्य बीमारी हो, उनकी भी जांच अब स्वास्थ्य विभाग करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कमिश्नरों को नए आपराधिक कानून के तहत निर्देश दिए हैं। क्या कुछ निर्देश दिए हैं डीजीपी ने? विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने नए कानून को लेकर पुलिस अफसरों को अहम निर्देश दिया और साथ ही साथ नए कानून को लेकर कार्यशाला लगाए जाने का भी अहम निर्देश जारी किया है और एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि इस नए कानून को लेकर सभी अधिकारी और अफसर सक्रिय रहें। दरअसल यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी के सभी एसपी और कमिश्नर को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि अगर किसी दूसरे जिले में किसी की गिरफ्तारी होती है तो इसकी सूचना दूसरे थाने को जरूर दी जाए। अगर यह गिरफ्तारी का स्थान 30 किलोमीटर अंदर के दायरे में है तो जरूरी है कि पुलिस
ट्रांजिट रिमांड अवश्य ले। साथ ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि इस नए कानून के तहत कमिश्नर एसपी एक कार्यशाला का आयोजन करें, जिससे नए कानून की जानकारी पुलिस अफसरों और मातहतों को हो सके। हालांकि जिस तरह से नए कानून में बदलाव के बारे में फिलहाल अभी तक ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का यह फरमान कहीं न कहीं। वहीं अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी नेता द्वारा अमर्यादित टिप्पणी यानी कि रमेश विदुड़ी ने जो टिप्पणी की थी उसे लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और रमेश विदुड़ी पर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ है पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद अमान। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं रमेश विदुड़ी जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि रमेश विदुड़ी ने जिस तरह से हमारी सम्मानित नेता को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है उसको लेकर माफ़ी मांगे। आज राजधानी लखनऊ में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो एकत्रित होते हैं। एकत्रित होकर हजरतगंज थाने पे रमेश विदुड़ी के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हैं, जिसको लेके जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जो हजरतगंज एडीसीपी मनीषा सिंह है, मनीषा सिंह को उनको एक ज्ञापन भी दिया है और उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग भी की है। वहीं पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का साफ तौर से ये भी कहना है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। रमेश विदुड़ी के बयान को लेकर कांग्रेस तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार और योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज संभल रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सरकार और अफसरों पर जमकर निशाना साधा, उन्हें खरी खोटी सुनाई और साथ ही साथ यह भी कहा कि उनकी सरकार बनती है तो संभल के पीड़ितों को न्याय जरूर दिया जाएगा। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव और माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में संभल पहुंचा था, जहां पर डेलीगेशन ने मृतक परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी और साथ ही साथ पीड़ितों से मुलाकात कर हाल जाना था और एक रिपोर्ट सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपी थी। यह रिपोर्ट मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में बवाल जानबूझकर कराया गया था, इसमें सरकार और अफसर शामिल थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि संभल में पीड़ितों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, बेगुनाहों को लगातार जेल भेजा जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी भाईचारा वाली नहीं बल्कि दरारवादी पार्टी है। बीजेपी के लोग दंगा कराते हैं, फसाद कराते हैं, इन्हें आम जन से कोई सरोकार नहीं रहता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन भी देने का ऐलान किया। फिलहाल जिस तरीके से संभल रिपोर्ट मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी सरकार और अफसरों पर फायर हुए, इससे राजनीतिक हलचल भी तेज हो चली है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। वहीं अगली खबर कन्नौज से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता कैश खान पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है और उसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। लेकिन प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है बता रहे हैं राम ऋषि पांडे। समाजवादी पार्टी के नेता कैश खां के मैरिज हॉल पर आज जेसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है।
सपा नेता कैस खान ने सपा सरकार में अतिक्रमण फैला रखा था। वहीं आज राजस्व टीम ने पहुंचकर उस अतिक्रमण को खाली कराया। आपको बता दें, नगर के लोगों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। वहीं जिला प्रशासन ने राजस्व को टीम भेजकर वह पैमाइश कराई तो मामला सही पाया गया। वहीं एसडीएम ने पहुंचकर जेसीबी की कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें, सपा सरकार में अधिकारियों से साठगांठ कर कैस खान ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण फैलाया था। अपने सगी सचिन के साथ रामजी पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में जल्दी निकाय चुनाव होने और इसे लेकर कांग्रेस अब एक्टिव मोड में है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसे लेकर सत्ताधारी दल ने आपस में जबानी हमले तेज कर दिए हैं। क्या कुछ है इस लिस्ट में, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची क्या जारी करी। सत्ताधारी दल बीजेपी को विपक्षी दल पर जुबानी हमला करने का मौका मिल गया। विपक्षी दलों पर सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनके दल के भीतर जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, ऐसे में जो सीनियर नेता हैं जो स्टार प्रचारकों की सूची में आए हैं, उनके चलते ये सब चीजें हो रही है। क्योंकि कांग्रेस सत्ताधारी दल से नहीं लड़ रही है, बल्कि अपने नेताओं से यहाँ पर लड़ने का काम कर रही है। क्योंकि उसके कार्यकर्ता डिमोलाइज हो रहे हैं, क्योंकि उनके नेता विजन विहीन हो चुके हैं। और जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर राजनीति हो रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में समाप्त भी हो सकती है। निकाय चुनाव के बीच घट रहे इस घटनाक्रम का सीधा असर जो चुनावी तैयारी है उसको लेकर यहाँ पर पड़ रहा है। और जो विपक्षी दल है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से लगातार जीत के दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रदेश के जो नगर निगम है या नगर पालिका है या नगर पंचायत है, उनमें ज्यादातर जगहों पर बड़ी जीत के साथ बीजेपी एंट्री करेगी। जबकि कांग्रेस के नेता भी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भरोसा अपने स्टार प्रचारकों पर है, जिसकी सूची जारी की गई है। और यही स्टार प्रचारक उनकी जो चुनावी नैया है वो पार लगाने का काम करेंगे। कैमरामैन इंडिया वाइज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर मेरठ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। लेकिन क्या कारण रही इस घेराव की, बता रहे हैं सहयोगी शाहरुख सैफी। मेरठ पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। इसी बीच किसानों के मसीहा राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने प्रशासन को खुली चेतावनी भी दी है। कहा है या तो हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे दिल्ली में 13 महीने धरना प्रदर्शन रहा था, ऐसे ही अब यूपी में भी धरना प्रदर्शन की आज राकेश टिकैत ने खुली चेतावनी दी है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां नगर पालिका में नगर अधिकारी का कार्यकाल 6 जनवरी को पूरा हो गया, जिसके बाद आज प्रशासक अमित गुप्ता एसडीएम बलौदा बाजार के रूप में पदभार संभालने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान क्या कुछ हुआ, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। कल तक इसी नगर पालिका में जनता की सरकार बैठी थी कल, और आज से नए प्रशासक की नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई कलेक्टर के द्वारा। आप कहते हैं अमित गुप्ता यहाँ के नए प्रशासक होंगे। अब नगर पालिका वही चलाएंगे। एमआईसी का जो भी निर्णय होगा वो प्रशासक की सहमति से होगा। आपको बता दें कि अभी नगरीय निकाय चुनाव सामने है और अभी तिथि डिक्लेयर नहीं हुई शासन की ओर से। जब भी निर्वाचन आयोग तिथि डिक्लेयर करेंगे तो निश्चित है कि अब नई सरकार बैठेगी। लेकिन अभी निश्चित है कि अभी प्रशासक यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है और जो पुराने जो अध्यक्ष थे जिनका 5 साल कार्यकाल समाप्त हो गया था कल 6 जनवरी को, उनको सकुशल यहाँ से विदाई दी गई है। ये आपको बता दें कि ये नगर पालिका में कुल 23 पार्षद रहते हैं यहाँ पर और एक नगर पालिका का अध्यक्ष। और इस वक्त जो नई नाटी आज निकली है, यहाँ पर सामान्य जात का या कास्ट का व्यक्ति यहाँ पर अगला अध्यक्ष होगा और चुनाव होने के बाद यहाँ पर सामान्य कास्ट का व्यक्ति बैठेंगे। आपको बता दें कि 50% यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण है और आरक्षण के बाद यहाँ पर नई सरकार जब चुनाव की जब तिथि डिक्लेयर होगी तो अब नई सरकार अब आने वाले समय में बैठेगी। लेकिन अभी यहाँ पर वर्तमान में अमित गुप्ता एसडीएम बलौदा को यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया गया है और वो आज यहाँ का चार्ज ले चुके हैं। आपको बता दें कि उसके बाद अब नई सरकार कब बैठेगी ये समय बताएगा। लेकिन अब सर प्रशासक और सीएमओ किस प्रकार से इस नगर पालिका को चलाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला अयोध्या के रुदौली से भी आया, जहां पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। क्या कुछ हुआ उस दौरान, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी विनय मिश्रा। तो देश में हो रहे लगातार पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो जाए, निर्मम हत्याएं हो रही है, उसी के तहत छत्तीसगढ़ में जो है मुकेश चंद्राकर की जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। वजह होती है कि ठेकेदार के खिलाफ जो है लगातार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें प्रकाशित कर रहा था, उसके मद्देनजर जो है उसकी लाश को रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया था। उसकी लाश जो उन्हीं के जो फ्लैट में जो है टैंक में बरामद होती है, और जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है और कई जगह उसकी हड्डियां भी टूटी हुई मिली है और तमाम बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। तो डॉक्टरों का भी साफ तौर पे कहना, इस तरीके की जो निर्मम हत्या की गई है वो पहली बार देखने को मिला है कि इतनी तादाद में हड्डियों का टूटना जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसी के तहत जो है रुदौली के पत्रकारों ने जो है यहाँ पे एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है और मांग की है कि जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और फांसी की सजा होनी चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उनको जो 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए एवं उन परिजनों के एक किसी व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी की मांग की जाए। अब ये देखने वाला हो जिस तरीके से यहाँ के पत्रकार के अध्यक्ष जब्बार के नेतृत्व में जो है दर्जनों पत्रकारों ने आज एसडीएम प्रवीण यादव को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कई लोगों को लेकर के मांग की है। अब ये देखने वाला हो जिस तरीके से पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो पत्रकारों को लेकर के जो है सुरक्षा व्यवस्था के कानून कब बनते हैं, ये देखने वाला होगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। जी हां, अरुण साव ने बलौदा बाजार को एक सौगात दी। इस दौरान ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने अरुण साव बलौदा बाजार जिले ऑडिटोरियम का आज शुभारंभ किए। 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बने यह भव्य ऑडिटोरियम को आज जनता के लिए समर्पित किया। आपको बता दें कि यह वो पूर्ण रूप से वातानुकूलित यह ऑडिटोरियम है और यहाँ पर 1000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है और इसमें डाइनिंग हॉल भी है, बड़ा भाई मंच बना हुआ है ताकि ये अच्छे कार्य के काम, जैसे ट्रेनिंग के लिए है, शासकीय कार्य में जो ट्रेनिंग होती है, शिक्षा विभाग जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए काम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसके लिए कार्यक्रम आएगा, कोई भी अच्छे जो राष्ट्रीय से कार्यक्रम उसके लिए काम है। यह भव्य ऑडिटोरियम को आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा एवं जनसंघ के संस्थापक रहे सत्यनारायण शर्मा के नाम से ऑडिटोरियम की मांग जनता के द्वारा की गई थी, जिसे उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए ये उनकी मांग को स्वीकार की और कहा कि इस ऑडिटोरियम का नाम अब पूर्व विधायक सत्यनारायण केशवानी के नाम से होगा और उसकी मांग सामान्य प्रशासन को भेज दी है। आपको बता दें कि यह ऑडिटोरियम इतना बलौदाबाजार जिले की एक बहुत बड़ी शान है, जिसके यह बनने से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो होंगे जो खुले मंच में हुआ करते थे, जो अब नहीं हो पाके इंडोर में अब होगा, जहाँ पर इस ऑडिटोरियम में अच्छे से अच्छा कार्यक्रम, राष्ट्रीय से कार्यक्रम होगा और अच्छे से प्रशिक्षण होगा। यहाँ तक कि अब कल जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बच्चों को जो अच्छी ट्रेनिंग देना है या पीएससी यूपीएससी की तैयारी भी करना होगा, तो मान लो यहाँ पर अच्छा कोई इंस्टीट्यूट यदि आता है और इसको लेता है और बच्चों के भविष्य की बात करता है जिले में, तो निश्चित ही इस ऑडिटोरियम पर विचार किया जाएगा, देने के लिए विचार किया जा सकता है। तो निश्चित ही बलौदाबाजार जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस ऑडिटोरियम का। और आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, तो उन्होंने इस ऑडिटोरियम का नाम भी पूर्व विधायक भाजपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा के नाम से कर देने से यहाँ लोगों में एक उत्साह का वातावरण देखा गया और यह निश्चित ही यहाँ की सफलता है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। खबर हाथरस से है, जहां HMPV को लेकर हाथरस का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। इसे लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी गौरव पुरोहित। देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हाथरस का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सर्दी का मौसम है, ऐसे में जिला अस्पताल में पहले से ही सर्दी जुकाम बुखार जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। ऐसे में HMPV नामक इस वायरस ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को और अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमें इस वायरस से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी जीवन शैली को अधिक मजबूत बनाने के लिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें तथा गर्म कपड़े पहनें, जिससे कि हम अपने आप को और अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित इस वायरस से रख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि हालांकि शासन से इस विषय में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी
अयोध्या की राम जन्मभूमि परिसर में चश्मे वाले कैमरे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कौन है ये युवक और क्या कारण रही कि वो चश्मे में कैमरा छुपाकर अंदर ले जाना चाहता था? विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी विनय मिश्रा। यहाँ में राम मंदिर को लेकर के जो खुफिया एजेंसियां अलर्ट रहती हैं, लेकिन कल जो शाम की देर की घटना देखने को मिली है, एक संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा जो है चश्मे में कैमरा लगा करके जो है भगवान राम के परिसर की फोटो क्लिक की जा रही थी। उसी को मामले को लेकर के जो है जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे, उन लोगों को शक हुआ कि फोटो खींची जा रही है, जिसके बाद जो है उन्होंने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के कड़ी पूछताछ की और खुफिया एजेंसी भी जो है पहुंच करके जो है पूछताछ करने में जुटी है। तो युवक का नाम जय कुमार निकला है और वो बड़ोदरा जो है गुजरात का रहने वाला है। अब ये पता किया जा रहा है कि आखिर किस वजह से वो जो है राम मंदिर के परिसर की फोटो क्लिक कर रहा था और गुप्त तरीके से चश्मे में लगा करके कैमरा लाया था। तो इस तरीके से माना जा रहा है कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी सक्रियता की वजह से जो है ये युवक पकड़ा गया है और जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा कि ये युवक के द्वारा जो फोटो क्लिक की जा रही थी राम जन्मभूमि में, वो आखिर उसका उद्देश्य क्या था, ये इसका जल्द ही खुलासा होगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया बाइट। मेरठ में सेंट्रल मार्केट के 10 भवन स्वामियों यानी कि मकान मालिकों को आवास विकास ने नोटिस सर्व किया, लेकिन क्या इसके पीछे के कारण है, बता रहे हैं सहयोगी शाहरुख। मेरठ में पोश एरिया कहे जाने वाली सेंट्रल मार्केट को अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दे दिए हैं, जिसके चलते मेरठ आवास विकास ने दुकानदारों को नोटिस भी दे दिया है और कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये दुकानें सारी खाली कर दी जाए और ये 3 महीने का इनको दुकानदारों को टाइम दे दिया गया है। हालांकि जो दुकानदार हैं, मालिक हैं दुकानों के, वो 20 साल से काफी समय से इस दुकान में काबिज हैं और इसके चलते अब उनके पास जो ये नोटिस आया है दुकान तोड़ने का, वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में अभी रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, इसी के चलते वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आपको बता दें इसमें सेंट्रल मार्केट ये पोश एरिया कहा जाता है, जिसमें काफी लंबे समय से यहाँ दुकानदार अपनी दुकानें संभाले हुए हैं और उनको एकदम नोटिस आता है कि आप दुकान खाली करो और ये कॉम्प्लेक्स पूरा तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। देखना अब ये होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख तनवीर। पीलीभीत में एक ठेकेदार की दबंगई देखने को मिली, जहां उसने मजदूरों को बेरहमी से सेफ्टी बेल्ट से पीटा है। लेकिन क्यों, क्या रहा ये पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अमित पाल। ग्राम बिलहरी में जल निगम के द्वारा टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर आज हम उपस्थित हैं। जैसे कि आपको बताते चले, यहां पर बिलहरी में टंकी का निर्माण चल रहा है। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ के जो कर्मचारी व मजदूर लोग हैं बगैर सेफ्टी के काम किए जा रहे हैं। इनको अगर ऊपर से गिर जाते हैं, पैर फिसल जाता है, चोट फोट लग जाती है, मसाला बनाते टाइम पैर खराब हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन है? मसाले की अगर बात करें वो भी घटिया क्वालिटी का ही नज़र आया है। और अगर यहाँ की अगर सेफ्टी की अगर बात की जाए तो पानी की टंकी यहाँ तक ये पिलर जो है इतने ऊंचे होने के बाद में यहाँ पर जो है कि मजदूरों को कोई सेफ्टी नहीं दी जाती। अगर ये किसी का पैर फिसल जाने से चोट वगैरह लग जाती है तो इसमें आखिर किसकी जिम्मेदारी होगी, इसमें किसका हाथ होगा अधिकतर? क्योंकि आप देख सकते हैं कई मामले ऐसे सामने आ जाते हैं कि कहीं कुछ टूट गया, कहीं कुछ टूट गया, तो इस प्रकार से कई मामले सामने निकल के आए हैं। लेकिन अब इसका जिम्मेदार अगर किसी भी मजदूर को चोट लग जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है। और ये खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी कैंट रेलवे जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी ने लाखों रुपए के लूटे हुए जेवरात के साथ साथ लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन कैसे, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। वाराणसी कैंट जीआरपी ने बीते दिनों कुछ 50 लाख रुपए के महिला के साथ हुए लूट के मामले को खुलासा किया है। आपको बता दें बीते कुछ समय पूर्व कालिका कलकत्ता एक्सप्रेस में महिला के साथ लूट हुई, जिसमें महिला ने 50 लाख रुपए के जेवरात को लूटे जाने की बात कही। हालांकि जीआरपी कैंट ने इस मामले में को संज्ञान में लेते हुए महिला के द्वारा कागजात जेवरात के कागजात उपलब्ध कराए जाने को लेकर 15 लाख तक रुपए के ही कागजात उपलब्ध कराए गए, जिसको लेकर जीआरपी कैंट ने 15 लाख रुपए के लूट के खुलासा करने की बात कही है। 15 लाख के खुलासे में 10 लाख रुपए के माल जो है चोरों के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। लूट के माल बरामद हो चुके हैं। साथ ही 2 अभियुक्तों को जीआरपी कैंट ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अभियुक्त
जो अभी फरार बताया जाता है। जीआरपी कैंट ने दबिश देते हुए सर्विलांस के जरिए तीसरे अभियुक्त को तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही उस मामले में खुलासा किया जाएगा और शेष जो माल बचे हुए हैं उस माल को भी बरामदगी करने की कोशिश जीआरपी कैंट के द्वारा की जा रही है। 3 जो अभियुक्तों में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जीआरपी कैंट द्वारा बड़ी सफलता है। बड़ी सफलता हाथ लगने के बाद जीआरपी कैंट ने इस मामले का खुलासा किया है। 2 साथी अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई कर जेल भेजी है। वाराणसी पांडे। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।